नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, और वर्ण विचारों के अंदर चल रहे थे स्वर। तो स्वर के बारे में हमने चल रहे थे, स्वरों के बारे में हमने स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, मुख आकृति के आधार पर कौन से होते हैं, जीवा के आधार पर कौन से स्वर होते हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ेंगे आज। तो अपना टॉपिक चल रहा था स्वर। टॉपिक कौन सा चल रहा था? स्वर। टॉपिक चल रहा था स्वर। और स्वर होते कितने हैं? स्वर बराबर 11। ये मैं करवा चुका हूं। अगर बात करूं मूल स्वर की, मूल स्वर कितने थे? 4। आप ये सोच रहे हो कि आप रोज रोज ये क्यों बता रहे हो? कि आपका रिवीजन होता रहे, जिससे साथ 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 में आपको याद होता रहे। क्योंकि अगर लंबे टाइम के बाद आप इनको देखोगे तो आपकी ये चीजें फिर से धुंधली हो जाएंगी, और जहां थे वहां पर आप वापस हो जाओगे। इसलिए इनका रिवीजन करना चाहिए, और आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसका साथ साथ में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब इसी प्रकार इसमें ही बताया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भी बताए थे। जो बच गए वो कौन से थे? जैसे आ, ये स्वर थे, इनके बारे में अपनी चर्चा की थी। अब आगे अपने चल रहे थे, जैसे पहले मैंने बताया था जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर कितने बताए थे? 3 बताए थे, जिसमें क्या था? अग्र, मध्य और पश्चिम। इन 3 चीजों के बारे में बता चुका हूं मैं विस्तार से। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपका साथ साथ में क्या होता रहे, रिवीजन होता रहे। आप रोजाना इसका रिवीजन करोगे, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, और पेपर में आप क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसी कड़ी में मैंने मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, किसके आधार पर? मुख आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख आकृति के आधार पर। कितने बताए थे? कल ही किया है, 4। किसके आधार पर? मुख आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख आकृति के आधार पर। कितने? 4। कौन कौन से बताए थे? संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत और अर्ध विवृत। इसके बारे में कल अपने चर्चा कर चुके हैं, आपको पता है। कल अपने इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। इसके बारे में संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत के बारे में, और अर्ध विवृत के बारे में। अग्र स्वर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, मध्य स्वर के बारे में कर चुके हैं, और पश्चिम स्वर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये चीजें अपने को क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। इसमें कौन सा स्वर आएगा, इसमें कौन सा स्वर आएगा, कोरा लिखने से और कोड़े नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। इनका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। आपने लिख लिया, बोर्ड पे देख लिया, क्लास लगा ली, इसका कोई मतलब नहीं है। बार बार इनको करोगे
जब जाके ये चीजें क्या होंगी, कंठस्थ होंगी। अब चलते हैं इसी कड़ी में आगे, क्योंकि बार बार, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लगता है रिवीजन, जिसका क्या बार बार क्या हो, रिवीजन हो, जिससे क्या है चीजें स्थायी हो जाएं, जिससे आपको पेपर में क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो रहे, क्या पढ़ा तो था पर ये था या ये था। इन चीजों का विशेष ध्यान है रखना पड़ता है। अब मैं वही डायग्राम बनाऊंगा एक बार फिर, जिसे आपको दोनों ही बता दूंगा एक डायग्राम में, मुख्य आकृति के आधार पर और जीवा के आधार पर। तो देखो यहां क्या लिखूंगा, ई, यहां क्या लिखूंगा, ई, यहाँ ए, यहाँ ए लिखूंगा। अब यहां लिखूंगा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ ओ, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा ए, यहाँ आ, और यहाँ क्या लिखूंगा, अंग्रेजी वाला, ठीक है। अपने पहले करते हैं किसके आधार पर, जीवा के, किसके आधार पर। तो देखो अपने बताया था ये कौन सा होता है, अग्र स्वर, ये कौन सा होता है, मध्य स्वर, और ये जो बच गए वो कौन से हो जाएंगे, अच्छे स्वर। एक डायग्राम तो अपने ये बनाया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इनके बारे में चर्चा की थी। ई ई ए ए, ये कौन से स्वर होते हैं, अग्र, ये कौन सा होता है, मध्य, और ये कौन से होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। इनके बारे में अपने चर्चा की थी। अब इसी कड़ी के अंदर मैं कौन से स्वर लेके आ रहा हूं, मुख्य आकृति के आधार पर, किसकी आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर। डायग्राम सेम रहेगा। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मुख्य आकृति, किसके आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर। तो ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये और ये कौन से स्वर होंगे, संवृत, कौन से स्वर हो गए, ये दोनों स्वर कौन से हो गए, अर्ध संवृत स्वर, हुए या नहीं हुए। अब बच्चा आ, ये कौन सा होता है, विवृत स्वर। और जो भी बच गए, ये जो भी बच गए, ये जो भी बचे हैं, ये किसमें चले जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर में। ये यहां तक अपने चीजें कर चुके हैं। तो इन चीजों का विशेषतर क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। तो अब आपको पता लग गया संवृत कौन से होते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं, विवृत स्वर कौन सा होता है, और अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है। इसका अर्थ भी मैं कल बता चुका हूं, इसका मतलब होता है बंद। इसका क्या होगा, इससे क्या होता है, बंद, थोड़ा, आधा बंद, क्या होगा, आधा बंद। ये क्या होगा, पूरा खुला, और ये आधा खुला। ये चीज अपने कर चुके हैं, कहने का मतलब यहां तक अपने स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं साथ साथ में रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपकी चीजें क्या हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न रहे। क्योंकि आप बार बार रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपके क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, और आपको पेपर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखते हैं आगे इसके बारे में,
इसी कड़ी में यहां तक अपने कर चुके हैं। इन चीजों के बारे में अपने अब तक स्वरों के बारे में कर चुके हैं। अब देखो आगे, अब देखो इसके बारे में आगे। अब देखते हैं इसके बारे में आगे। अगला अपने किसके आधार पर चलेंगे? होठों की आकृति के आधार पर। आज किसके आधार पर करेंगे? होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर आज करेंगे किसके आधार पर? होठों की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? होठों की आकृति के आधार पर करेंगे। तो देखो होठों की आकृति के आधार पर कितने स्वर, कितने भेद होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। वो कौन कौन से होंगे? देखो, एक होता है वर्तुल, इसे क्या बोलते हैं? वर्तुल बोलते हैं। या इसको क्या बोलेंगे? वृत्तामुखी भी बोलते हैं, वृत्तामुखी, वृत्तामुखी भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? गोलीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय। ठीक है। अब दूसरा इसका उल्टा कर दो, इसके साथ में यह लगा दो, वैसे कुछ नहीं लगाना है। अवृत मुखी और अगोलीय। ये स्वर। अब देखो इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं कि ये अपने होठों के आधार पर आने, किसकी आकृति गोल होती है और किसकी आकृति गोल नहीं होती है, बस। अब देखते हैं इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार स्वर आते हैं। एक होता है ऊ, एक होता है बड़ा ऊ। कौन कौन से? ऊ, ऊ और एक ओ और एक ओ। ये स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आएंगे? वृत्तामुखी, गोलिया या वृत्तुलमुखी के अंतर्गत। और जो भी स्वर बच गए, और जो भी स्वर बच गए, जो भी हैं, जो भी स्वर बच गए, वो किसके अंतर्गत आएंगे? जैसे ए, आ, अंग्रेजी वाला आ बचा या नहीं बचा? ई, बड़ी ई बचा या नहीं बचा? ई। ये जो स्वर हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते? आप कहते हैं कि इनकी सर परिभाषा, आप परिभाषा के रूप में इतना लिख दो कि होठों के आधार पर जिन स्वरों की आकृति वर्त के समान गोल होती है, वो कौन से स्वर होंगे? वृत्तामुखी। और जिनकी आकृति वर्तामुखी नहीं होती है, वो कौन से होंगे? अगोलीय। इसमें तो कोई बताने वाली वो जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना इसमें कि वर्तुल या वर्तमुखी या गोलीय स्वर कौन से होते हैं? उ उ उ उ। अवर्तुल या वर्तामुखी या गोलीय स्वर कौन से होते हैं? जो बच गए वो स्वर किस में आएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे। इन चीजों का विशेष तरह ध्यान रखना है। तो देखो होठों के आधार पर कितने हुए? दो। कितने प्रकार हुए? दो। कौन कौन से हुए? वृत्तामुखी कह सकते हो, अवृत्तामुखी कह सकते हो। गोलियां कह सकते हो, अगोलिया कह सकते हो। अवर्तुल कह सकते हो, वृत्तुल स्वर कह सकते हो। इनके बारे में अपने चर्चा की। आपको सिर्फ पेपर में इतना ही पूछेगा, होठों के आधार पर स्वर होते हैं, कितने होते हैं? दो। अब वो पूछ सकता है वर्तामुखी स्वर कौन से होते हैं, अवर्तामुखी कौन से होते हैं, गोलीय कौन से होते हैं और अगोलीय कौन से होते हैं। वो आपको सिर्फ स्वर के बारे में पूछेगा। परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती हैं। वो परिभाषा इसलिए बताई जाती है
कि जिससे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। और इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अब एक बार फिर देख लो, वर्तुल, वृत्तामुखी या गोलीय स्वर कौन से होंगे? उ, उ, ओ, औ। और जो भी स्वर बच गए वो क्या होंगे? गोलीय स्वर। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई? ये तो ज्यादा हार्ड है भी नहीं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखो, अब अपने करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वरों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो आप देखते हैं किसके आधार पर देखेंगे अपने? किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उत्पत्ति के आधार पर कितने होंगे? 3 होते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं मूल स्वर, जो कि अपने चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर चर्चा करूंगा मैं। मूल स्वर। दूसरे अपने किसके बारे में चर्चा की थी? दीर्घ स्वर के बारे। और तीसरे स्वर की बात की थी प्लुप्त, जो कि मैंने बताया था बाद में आपको, इसका महत्व हिंदी में नहीं रहा। जैसे देखो, मूल स्वर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये तो ठीक है, ये स्वर रहेंगे। दीर्घ, जो बच गए, जो बच गए, जो भी बच गए हैं। आ बच गया, बड़ी ई बच गया, बड़ा ऊ बच गया। बचा या नहीं बचा? ए बचा। के बाद में ये है, ये स्वर इसमें आएंगे, दीर्घ स्वरों में आएंगे। और प्लुप्त स्वर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। ये जो कि आज भी अपने एक शब्द लिखते हैं, इस शब्द में यूज किया जाता है। तो देखो, ये किसके आधार पर होते हैं? मूल स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, क्लुप्त स्वर हैं। ये किसके आधार पर होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? उत्पत्ति के आधार। क्योंकि देखो, सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? मूल स्वरों की हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? मूल स्वरों की उत्पत्ति हुई थी। और मूल स्वर कितने थे? दीर्घ। फिर इन्हीं से इनका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था ना। और इसके दीर्घ स्वर में किससे क्या हुआ है, इसके बारे में बता चुका हूं। इनके बारे में मैं डिटेल से पीछे बता चुका हूं। उदाहरण के लिए बता दूं,
ए प्लस ए बराबर किस क्या बना था? आ का निर्माण हुआ था, अगर आपको पता हो। इसी प्रकार ई प्लस ई से किसका निर्माण हुआ था? बड़ी ई का निर्माण हुआ था। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हुआ था या नहीं हुआ था? इसी प्रकार अब आपको पता लगा कि दीर्घ स्वरों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इनके बारे में मैं बता चुका था। इसी प्रकार ओम, यह मैंने आपको डिटेल से बताया था उस दिन कि ये ज्यादातर शब्द किस रूप में प्रयोग किए जाते थे? संस्कृत, और वही वेद पुराण, इन चीजों में सर्वाधिक प्रयोग किया गया था इस शब्द का, और संस्कृत में वेद पुराणों में। पर आज हिंदी में इसको हटाने के लगभग ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि हिंदी में इसका उपयोग अभी भी हो रहा हो। नहीं हो रहा है, कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा है इसका, आज भी कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो अब आपको पता लगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3। और आपकी आकृति में अगर पहला अक्षर देखो तो उसकी आकृति कैसी है? 3 के समान है। अगर आपको याद ना रहे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 3। और ऊ की आकृति किस की जैसी है? 3 की आकृति जैसी है। तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो एक बार फिर देख लेते हैं। वैसे मैं इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूं। मूल स्वर ए, ई, उ और री है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ है। लुप्त स्वर एक ही है। अब मैंने बताया दीर्घ स्वर किससे मिलकर बना? ए प्लस ए से आ बना, ई छोटी ई से मिलकर बड़े ई का निर्माण हुआ। इसके बारे में अपने विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये बात समझ में आई। इसका एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी? कंठस्थ हो जाएंगी। बार बार इसका रिवीजन करो, जिससे क्या है, ये चीजें आपके बिल्कुल क्या हो जाएं? कंठस्थ रूप में हो जाएं, जिससे आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो आपको बात ये समझ में आई कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यहां सिर्फ बोर्ड पर लिखना या आपके नोट्स बनाने से महत्व नहीं है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा बार क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। तो ये सब चीजें पहले ही बुकों में लिखी पड़ी हैं। इन चीजों के बारे में पहले सब कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ अलग करा रहा हूं और बुकों में कुछ अलग लिखा है। पर बात होती है समझने की, याद करने की, डायग्राम बना के उसको प्रस्तुत करने की, ठीक है, जिससे अपने कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सके। अब देखो मूल स्वर के बारे में एक बार बता देता हूं। ई, उ और ए। अब इसमें आ, ए, ओ और रूप स्वर में सिर्फ ओ। और ये दीर्घ स्वरों के बारे में बता दिया। ए प्लस ए से का निर्माण हुआ, ई प्लस ई से बड़ी ई का निर्माण हुआ। अब देखते हैं इसमें आगे क्या करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। अब देखो इसमें आगे अब अपने करेंगे जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति। एक होती है सहजातीय और एक होती है विजातीय। किसके आधार पर देखेंगे? जाति के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? जाति के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कितने होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं स्वरों के? 2। कितने? 2। एक सहजातीय और एक विजातीय। एक तो क्या होगा?
सजातीय, सजातीय स्वर जिसे क्या कहते हैं, सवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सवर्ण। क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे, जो कि समान वर्णों से बने हो। अब इसकी अगर परिभाषा के रूप में लिखूं, किसके रूप में लिखूंगा मैं, परिभाषा कि जो स्वर समान स्वरों से मिलकर बने हो, जो स्वर समान जो स्वर समान स्वरों जो स्वर समान स्वरों से मिलकर बने हो, जो स्वर समान स्वरों से मिलकर बने हो, कि जो स्वर समान जो स्वर समान समान स्वरों से मिलकर बने हो। जैसे अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, जैसे ए प्लस ए से मिलकर क्या बना, आ बना। ऊ से मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ बना। अब इसी प्रकार ई प्लस ई से मिलकर कौन सा स्वर बना था बताओ, बड़ी का निर्माण हुआ था या नहीं। और एक री का, जिसमें बड़ी री का निर्माण हुआ था, वो भी संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता नहीं है। और बड़ी री की ये होता है, नीचे डंडा लग जाता है एक और ये। अगर देखो तो समान स्वरों का निर्माण जिसे समान स्वरों से मिलकर बने। इन स्वरों के बारे में पहले अपने चर्चा कर चुके हैं, और ये आधार किसके थे, जाति के आधार पर, जो कि ए प्लस ए से किसका निर्माण हुआ, आ का। ऊ प्लस ऊ से किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का। ई प्लस ई से बड़े ई का, और ई से बड़ी री का निर्माण हुआ। इन चीजों को बारे में तो ये होते हैं सजातीय स्वर या सवर्ण, जो समान वर्णों से या समान स्वरों से मिलकर बने हैं। बात समझ में आई, क्या सहजातीय स्वर या सवर्ण स्वर, जो स्वर समान स्वरों से मिलकर बने हो, उन्हें क्या कहते हैं, सहजातीय या सवर्ण कहते हैं। ये बात समझ में आई। तो जाति के आधार पर कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, सहजातीय और विजातीय। तो सहजातीय स्वर में क्या आएगा, जिसे क्या कहते हैं, सवर्ण भी कहते हैं, जो समान स्वर जो स्वर समान स्वरों से मिलकर बने हो। जैसे ए प्लस ए से मिलकर किसका निर्माण हुआ, आ का। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ से मिलकर किसका निर्माण हुआ, बड़ी ऊ का। ई प्लस ई से मिलकर किसका, बड़ी ई का। और ई से मिलकर बड़ी री का निर्माण हुआ। तो ये स्वर कौन से कहलाते हैं, सहजातीय स्वर या सवर्ण स्वर कहलाते हैं। अब अपने देखते हैं 2 नंबर, कौन से, विजातीय स्वर। कौन से स्वर, विजातीय स्वर। कौन से स्वर, विजातीय स्वरों के बारे में, इसके बारे में देखेंगे, विजातीय स्वरों के बारे में देखेंगे। कितने नंबर, 2 नंबर। विजातीय विजातीय स्वर, इसके बारे में देखेंगे। देखो विजातीय स्वर होते कौन कौन से हैं, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। ये स्वर, इन स्वरों को क्या कहेंगे, विजातीय स्वर कहेंगे। अब विजातीय स्वर कहेंगे कि अगर इसकी परिभाषा लें, जो स्वर असमान स्वरों से मिलकर बने हों। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो, जो स्वर जो स्वर समान जो स्वर
जो स्वर असमान स्वरों स्वरों से मिलकर मिलकर बने हों, कि जो स्वर असमान स्वरों से मिलकर बने हों, कि कौन से स्वर, जो स्वर असमान कि दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हों। जैसे पहले मैं लिखता हूं ए, तो ये किससे मिलकर बना, ए प्लस ई से। किससे मिलकर बना, ए प्लस ई से। अब बड़े की बात कर लेते हैं, इन दोनों स्वरों से मिलकर बना। अब बात कर लें इसकी, तो ए प्लस ऊ से मिलकर बना। किससे मिलकर बना, ए प्लस ऊ से मिलकर बना। और एक बच गया औ, ये बनकर ए प्लस ऊ से मिलकर बना। ये चीजें मैं आपको बता चुका था, और ये थे विजातीय स्वर, और किन स्वरों से कौन सा स्वर मिलकर बना है। तो अपने एक बार फिर देखते हैं, विजातीय स्वर कौन से थे, ए ओ ओ। परिभाषा क्या होगी, जो स्वर असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। इनसे दो असमान स्वर, न कि समान स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे ए प्लस ई से मिलकर बना, ये इससे मिलकर बना ए प्लस ओ, ओ प्लस ए प्लस ऊ से मिलकर बना, औ ए प्लस ओ से मिलकर बना है। तो अब आपको पता लगा कि जाति के आधार पर कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, सहजातीय और विजातीय स्वर। सहजातीय स्वर के अंदर जो समान स्वर होते हैं, ए प्लस ए बराबर आ बना, ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ का निर्माण हुआ, ई से बड़ी ई का निर्माण हुआ, और री से बड़ी ई का निर्माण हुआ। इसी तरह विजातीय स्वर के बारे में देखें, जो कि असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे ए प्लस ई से मिलकर बना है, बड़ा ए प्लस छोटे ए से मिलकर बना है, ओ ए प्लस ऊ से मिलकर बना है, और ओ ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। इन चीजों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो आज आपने किस किस चीज के बारे में पढ़ा, ओठों के बारे में, ओठों की आकृति के आधार पर पढ़ा, जाति के आधार पर पढ़ा। तो अब आपको, तो आज अपने किस किस के आधार पर पढ़ा, जाति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर, और होठों के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।